आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी या फिर कंप्लीट हो चुकी होगी। कंप्लीट होना तो मुश्किल है, रिवीजन तो चल ही रहा होगा किसी ना किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। लेकिन सभी को पता है कि परसों एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम टफ ही रहेगा। अ, सबसे बड़ा चैलेंज इस समय यही है कि अब मुझे नहीं पता कितने लोगों को आप में से सेंटर आपके खुद की सिटी में मिला या दूसरी सिटी में मिला या डिस्ट्रिक्ट में मिला या किसी और डिस्ट्रिक्ट में मिला, वो आप ही जानते हो। लेकिन जिन जिन लोगों के भी एग्ज़ाम बाहर है, उनके खुद की सिटी में नहीं है, उन लोगों को मैं यही कहूँगा कि जितना भी प्रिपरेशन हुआ हो, जितने भी तुमने पढ़ाई की हो, उस प्रिपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कल शाम तक, मतलब कि 17 की शाम तक ही करना, उससे आगे मत करना। मतलब 17 की शाम के बाद आप आगे लेके बैठे हो, वापस से रिवीजन करे हो, ऐसी बेवकूफ़ी गलती से ही मत करना, चाहे कितना भी छूट गया हो या कुछ भी हो, मत करना। क्यों? क्योंकि परसों एग्ज़ाम है। अगर आपकी सिटी से बाहर एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आती है, मतलब आपने सामान लिया नहीं लिया, उसके बाद आपकी तबीयत। ठीक है, सो गलती से भी मत करना, कि ऐसा मत कर लेना कि लगे हुए कल रात को 12-12 बजे तक प्रिपरेशन करते हुए, और फिर परसों आपको फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़े। जितना हुआ है कल शाम तक उस चीज़ को वहीं पे रोक देना, उसके बाद आगे जाके पढ़ने की कोशिश मत करना, रिवीजन की भी कोशिश मत करना। ठीक है, कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं हो जाएगा कि 3-4 घंटे में तुम कुछ बहुत बड़ा पर्टिकुलर टॉपिक कवर कर लोगे, नहीं। शांत रहना शाम के बाद, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सिटी के बाहर जाके आपको एग्ज़ाम देनी है, तो सारा सामान आपका प्रॉपरली पैक हो जाना चाहिए, वो भी कल ही शाम। परसों सुबह उठने के बाद देखूंगा, करूंगा जो भी, मत करना ऐसा बेवकूफ़ी। मेन सिचुएशन में ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है। ठीक है, अगर आप फोटो मिस कर गए या आप कोई भी ऐसा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट मिस कर गए, तो वहाँ पे जाके बहुत बड़ा नाटक होगा। ठीक है, सो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट यही चीज़ कहूँगा कि चीज़ों को जितना हो सके उतना जल्दी, मतलब जो भी चीज़ें तुम्हें लेके जानी है अपने साथ, उनको कल ही रात को पैक कर देना। परसों का वेट मत करना। परसों सुबह उठने के बाद सिर्फ तैयार होके बैकपैक तो आपका हो ही जाना चाहिए कल, तैयार होके सीधा अपने एग्ज़ाम के लिए निकल जाना। उसके अलावा कोई फालतू की चीज़ नहीं, जो सामान आपने लिए एक बार रीचेक कर लेना है, और उसके बाद सीधा सेंटर की तरफ, बस से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, ओला से जा रहे हो, वो आपको पता। यही फोकस होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई जो है 18 की एग्ज़ाम की, उसके सबसे पहला पहला जो स्टेज है, जो 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 सभी को अचीव करना है, वो है उस सेंटर पे पहुंचना, और उस अपने डेस्क पे जाके बैठना। क्योंकि वहाँ उससे इस पर्टिकुलर फेज में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आपका वेरिफिकेशन में इशू या ऐसा कुछ भी, डॉक्यूमेंट भूल गए या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो फिर आपको बहुत नुकसान होगा उस। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ, जितना दिमाग शांत रहेगा उतना बेटर तरीके से एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच पाओगे, अपने कंप्यूटर स्क्रीन तक, अपने डेस्क पे जाके बैठ पाओगे जहाँ पे आपकी एग्ज़ाम होनी है। अब इसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम में मोस्ट प्रॉब्ली सेक्शन पहला जो आता है वो जनरल अवेयरनेस का ही होता है। अब जनरल अवेयरनेस सबसे बड़ा टर्निंग और डिसीजन मेकर होता है इस एग्ज़ाम का। आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक्यूरेसी, आप कितने एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, ये मैटर करेगा। अब हो सकता है कि अगर एग्ज़ाम एग्ज़ाम टफ आना ही है, तो अगर समझ लो कि आपके ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हुए, आप एक्सपेक्ट करके गए होंगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँगा, यहीं पे मैं आधा एग्ज़ाम कवर कर जाऊँगी, और फिर आगे मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं होगा। एग्ज़ाम टफ आएगा, और उसमें जीए ही सबसे बड़ा प्रेशर बिल्ड करेगा एग्ज़ाम पे आपके ऊपर। तो सबसे पहले एक्यूरेसी मेंटेन करना, कुछ भी हो जाए एक्यूरेसी के साथ खिलवाड़ मत करना। उसके बाद क्वेश्चन बड़े होते हैं, उसके ऑप्शन भी बड़े होते हैं। तो अगर आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छी तरीके से किया है, तो ज़्यादा समय उसमें वेस्ट मत करना। आप कुछ 2 या 3 पर्टिकुलर वर्ड्स से, क्या एक पर्टिकुलर सेंटेंस से चीज़ें कनेक्ट कर जाओगे, कि अगर पर्टिकुलर रिपोर्ट है जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट कह लो, या फिर वुमेन सेफ्टी की बात कर लो, या उससे रिलेटेड कोई डेटा है, या फिर उसमें कुछ आंकड़े दिए, आप कनेक्ट कर जाओगे और टिक करके आगे बढ़ जाओगे उसमें, फिर आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, अगर आपका रिवीजन अच्छा खासा हुआ होगा तो। पिछले बार मुझे नहीं याद क्या कौन सा पर्टिकुलर एग्ज़ाम था, लेकिन एक एग्ज़ाम में मेरे साथ हुआ ये था कि एक वुमेन रिलेटेड कोई एक रिपोर्ट थी, और दूसरी एक
गर्ल चाइल्ड बर्थ रेट, ऐसा कोई तो भी एक पर्टिकुलर रिपोर्ट थी। और दोनों पर्टिकुलर रिपोर्ट में एक कॉमन एक अजीब सी दो पर्टिकुलर टर्म्स थी। एक रिपोर्ट में कुछ एक अमाउंट थी जिसमें 54,000 जैसा कुछ तो भी आंकड़ा था, और एक अमाउंट, एक दूसरी रिपोर्ट की जो एक अमाउंट थी उसमें 45,000 वाला एक आंकड़ा था। तो हुआ यूँ था कि इन दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। तो एग्जाम प्रेशर में ऐसी चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेटेड कर जाती है कि गर्ल चाइल्ड रेट में वाले रिपोर्ट में ये पर्टिकुलर अमाउंट थी, या वो वाली पर्टिकुलर अमाउंट वाली अमाउंट थी उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। तो ऐसा कन्फ्यूजन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ज़्यादा टाइम खर्च मत करना। नहीं जम रहा है, कन्फ्यूज हो रहे हो, आगे बढ़ जाओ। 80 क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा टाइम देने लायक नहीं होता। कन्फ्यूज हो रहे हो, आगे बढ़ो। हो सकता है आपके अटेम्प्ट कम हो, लेकिन अगर एक्यूरेसी के साथ खिलवाड़ किया तो उसका खामियाजा फिर ओवरऑल अटेम्प्ट में भारी पड़ सकता है वो। ठीक है। जनरल अवेयरनेस में आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन है तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लूंगा यहाँ से, तो मेरा आधा पर्टिकुलर टेंशन खत्म हो जाएगा, और इसी माइंडसेट को हम इम्प्लीमेंट अगर एग्जाम में नहीं कर पाए तो फिर अपने ऊपर बर्डन ला लेते। तो ऐसा मत करना। एक्यूरेसी मेंटेन करना, स्पीड मेंटेन करना। एक्यूरेसी के साथ खिलवाड़ बिल्कुल ही मत करना। कुछ भी हो जाए, एक्यूरेसी मेंटेन रखना थ्रू आउट एन एग्जाम, और खास करके जीए में। शायद ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता नहीं, क्लियर कट कि एक पर्टिकुलर चीज, एक पर्टिकुलर टॉपिक है रिलेटेड टू, एग्जाम्पल के तौर पे कोई रिपोर्ट है, तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने कितना इन्वेस्टमेंट किया या किसी पर्टिकुलर स्टेट में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। ऐसा एक सेम क्वेश्चन आया था जिसमें महाराष्ट्र में और वे पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में इन्वेस्टमेंट किए गए थे। तो जिसमें एडीबी ने कुछ अमाउंट दी थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और वेस्ट बंगाल को इन्वेस्टमेंट के लिए। महाराष्ट्र में आई थिंक कुछ रोड कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के लिए कुछ अमाउंट प्रोवाइड की गई थी बाय एडीबी, और वेस्ट बंगाल में कुछ वाटर रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एडीबी के द्वारा की गई थी, या फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा, मुझे वो याद नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ तो भी था। तो ऐसी जब टर्म्स आते वाटर का, वाटर रिलेटेड या फिर ऐसे रोड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट, और एक ही ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल स्टेट में जब अमाउंट क्या कहते हैं प्रोवाइड करती है, या फिर कोई ट्रीटी साइन होती है, कोई डील पर्टिकुलर साइन होती है, तो ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे हमारा टाइम ज़्यादा खराब हो जाता है। इसलिए कह रहा हूँ कि क्लियरिटी होगी, कॉन्फिडेंस होगा अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन से लेके और ऑप्शन से लेके, तो ही उसे टिक करके आगे बढ़ो। जनरल अवेयरनेस अगर टफ आया तो हो सकता है कि अटेम्प्ट कम हो, बिल्कुल पॉसिबल, लेकिन उससे नर्वस मत हो जाना। जैसे ही जनरल अवेयरनेस कंप्लीट हो गया, सेक्शन खत्म हो गया, वहीं पे उस सेक्शन के बारे में सोचना बंद कर देना। गलती से भी ये मत सोचना कि मेरे कम अटेम्प्ट हुए, मेरे ज़्यादा अटेम्प्ट, बिल्कुल नहीं। ना ओवर कॉन्फिडेंस होना है अगर ज़्यादा अटेम्प्ट होते हैं तो, और ना ही एक डीमोटिवेट होना है कम अटेम्प्ट हुए तो। कि उसके बाद सेक्शन मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक कॉन्ट का होता है। तो कॉन्ट सेक्शन में अगर निगेटिव माइंडसेट के साथ उतरोगे तो बहुत नुकसान करेगा वो। ठीक है। सो जैसे ही जनरल अवेयरनेस कंप्लीट होता है, भूल जाना कि तुम्हारा कोई जनरल अवेयरनेस नाम का कोई सेक्शन भी था करके। ठीक है। क्योंकि कॉन्ट को हैंडल करने के लिए पेशेंस और एक्यूरेसी और स्पीड मैटर करेगी। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कॉन्ट में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन टफ रहते हैं। 4 से 5 आई थिंक, 3 4 या 5 ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन आते हैं जिसमें आई थिंक नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो वहाँ पे 4 या 5 मार्क आपको, वहाँ पे अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी है तो वहाँ से आप 4 5 मार्क ले सकते हो, निकाल सकते हो। और डीआई, अगर आपकी डीआई की प्रिपरेशन अच्छी है, लुक अगर आप अरिथमेटिक में बहुत स्ट्रांग हो, आप अरिथमेटिक को देख के, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है अरिथमेटिक डील करना, ठीक है, आप वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो उस माइंडसेट को लेके कि हाँ अरिथमेटिक आ गया तो मैं कोई भी अरिथमेटिक वाला क्वेश्चन उड़ा सकता हूँ करके, तो ठीक है आप अरिथमेटिक के पीछे जाओ। लेकिन सबसे पहले मुझे जो ऐसा लगता है कि डीआई अगर आपका स्ट्रांग है, डीआई को सॉल्व करने की आपकी टेक्निक अच्छी है, तो सबसे पहले आपको सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करना है इंपॉर्टेंट। मतलब सेक्शनल कट ऑफ की सिक्योरिटी जो कहते हैं कि हाँ एक बार मेरे इतने मार्क्स आ जाए तो फिर मैं बाकी चीज़ों को हाथ लगा सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन है वो भी इजी नहीं रहता, वो भी थोड़ी टफ रहता है। लेकिन अगर वो आता है तो पहले वो 4 5 मार्क या 3 4 मार्क वहाँ से निकाल लेने का। उसके बाद अगर डीआई, अगर कोई समझ में आ गई कि हाँ ये पर्टिकुलर डीआई में सॉल्व कर सकता हो या कर सकती हो, तो उसे सॉल्व कर लेना। ठीक है। क्योंकि डीआई से क्या कहते हैं कि
एक्यूरेसी मेंटेन ज़्यादा बेटर रहती है। वहाँ वहाँ वही के वही वह आपके सारे आंसर छुपे हुए होते हैं। अगर आपके डॉट्स कनेक्ट हो गए सारे प्रॉपरली तो फिर आप 5 मार्क दिया से और समझ ले ऐसे 3 या 4 मार्क या फिर 10 मार्क 9-10 मार्क अगर आपके इन दो पर्टिकुलर टॉपिक से एक नंबर सीरीज और डीआई से डीआई को पकड़ के अगर आपके आ गए तो आज आपका प्रॉब्लम वहीं पे मतलब आप एक अच्छे पोजीशन पे आ जाओगे कट ऑफ को लेके कि यहाँ से क्वांट का कट ऑफ निकल जाएगा। क्योंकि ऐसे भी पर्टिकुलर एग्जाम हुए हैं आरबीआई के जिसमें क्वांट में 1 मार्क या 2 मार्क लाना भी मुश्किल हो गया स्टूडेंट के लिए हुआ था। सो क्वांट को हल्के में कतई मत लेना, ओवर कॉन्फिडेंस में तो रहना मत। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही जीए सेक्शन हो गया भूल जाना उस सेक्शन को। अच्छा क्या बुरा क्या वो उसे साइड में रख देना, क्योंकि क्वांट अपने आप में एक दूसरी बैटल ही है जिसे आपको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना है। क्वांटम में फिर अगर समझ लो आपके पास 6-7 मिनट 8 मिनट अगर आपके पास है, फिर उसके बाद आप अरिथमेटिक को हाथ लगाओ या अगले डीआई को हाथ लगाओ, जो करना है करो जो आपको सही लगता है। लेकिन सबसे पहले अपनी पोजीशन सिक्योर करो आप कि मुझे क्वांट में कैसे भी करके 10 मार्क 15 मार्क जितना जल्दी हो सके निकाल दूँ, और विथ एक्यूरेसी। कोई तुक्काबाजी नहीं, कुछ नहीं, गलती से भी नहीं। ठीक है, एक्यूरेसी के साथ बाहर निकल जाओ चल जाएगा, लेकिन बेवकूफ़िया करके अगर एक भी तुक्का एक दो तुक्के भी मार दिए और उसके कारण अगर ओवरऑल कट ऑफ अफेक्ट हो गया। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि 54 भी कट ऑफ गई है, 65 भी कट ऑफ गई है। अगर समझ लो कि अगर कट ऑफ 54-55 जाती है वो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी ठीक है, और आपका एक दो तुक्का मारना अगर आपको वो 55 कट ऑफ से अगर 53 पे मार्क्स आ गए आपके या 52 पे आ गए तो फिर वो आपको बहुत चुभे। इसलिए कह रहा हूँ कि एक्यूरेसी के साथ खिलवाड़ मत करना। हाँ, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपको डॉट कनेक्ट करना अच्छी तरीके से आता और आपको रिजल्ट मिले तुक्के मार के, तो फिर आप अपने ऊपर अपने अपने तरीके से टैकल करने की कोशिश करो जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन हो सके तो एक्यूरेसी के साथ खिलवाड़ मत ही करना। फिर उसके बाद आता है सेक्शन आई थिंक इंग्लिश का। इंग्लिश का आता है, जीए का आता है, सॉरी अपना रीजनिंग आता है, आई डोंट नो, बट इंग्लिश का सेक्शन सबसे ज़्यादा बेटर होता है स्कोरिंग के लिए। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग वाला सेक्शन इंग्लिश ही है। वहाँ से अगर आप अच्छे हो अपने कंसेप्ट को लेके, ग्रामर ग्रामर को लेके या फिर पैराग्राफ के आंसर फाइंडिंग को लेके, या फिर उसके बाद और क्या पैराजम्बल अगर वाला क्वेश्चन आ भी सकता है, पता नहीं। पैराजम्बल वाले क्वेश्चन वहाँ पे स्कोरिंग होता है, तो इंग्लिश में आपको मोटा मोटी अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ खिलवाड़ ज़्यादा होता है, तो इंग्लिश वाले सेक्शन में अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन करने में सही रहेंगे, खास करके एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन। ठीक है, ग्रामर वहाँ पे जो ग्रामर मिस्टेक्स जो होते चेक करना होता है, वहाँ पे अगर जस्ट इमेजिन कि अगर आपके वहाँ पे मार्क्स जाते भी है तो उसकी रिकवरी आप पैराग्राफ वाले क्वेश्चन से कर सकते हो, जिसमें आपको पैराग्राफ से आंसर ढूंढ के क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकालना होता है। तो वो चीज़ वहाँ पे कवर हो सकती है अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी खासी की है तो। लेकिन इंग्लिश वाले सेक्शन में सबसे ज़्यादा बेटर स्कोरिंग वाला अगर कोई सेक्शन है वो इंग्लिश है, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होना ही नहीं चाहिए। इंग्लिश वाला सेक्शन आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर देगा कि हाँ, अगर आपको कॉन्ट अच्छा गया, कॉन्ट में अगर आपने अच्छी तरीके से परफॉर्म कर लिया, 15 मार्क पकड़ लो, 20 मार्क के आसपास कह लो, 10 मार्क या 15 मार्क 20 मार्क, तो ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव माइंडसेट में आ जाओगे। अगर आपका जीए ज़्यादा आपने अटेम्प्ट नहीं किए, आप थोड़े से नर्वस अगर फील कर रहे हो जीए के बाद, लेकिन अगर आपने कॉन्ट में बेटर पोजीशन होल्ड कर ली, उसके बाद भी आपके पास दो सेक्शन रहते इंग्लिश और जीए, अपना सॉरी इंग्लिश और रीजनिंग। ठीक है, सो अगर आपका कॉन्ट अच्छा चला गया तो फिर वहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील होगा कि नहीं, मैंने कॉन्ट में बेटर परफॉर्म किया है। कि हो सकता है जीए के मार्क्स मैं जीए में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए, लेकिन कॉन्ट में मैं बेटर परफॉर्म कर चुका हूँ। फिर उसके बाद उस माइंडसेट के साथ आपको इंग्लिश में ज़्यादा बेनिफिट होगा और आप इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर कर पाओगे विद बेटर माइंडसेट। फिर आता है रीजनिंग। रीजनिंग ना ज़्यादा टफ होता है ना इजी होता है। ठीक है, एक मॉडरेट लेवल से लेकर हाई लेवल तक जाता है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हुई है पजल्स को लेके और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने को लेके, तो शायद आप इसमें भी अच्छा स्कोर कर ले सकते हो, मतलब कर जा सकते हो। ये भी कोई इतना नहीं टफ, ये नहीं कहूँगा कि मैं इजी रहता है, लेकिन प्रैक्टिस अगर जिसकी रीजनिंग में अच्छी खासी है तो वो इसमें स्कोर कर जाएगा। ठीक है, सो रीजनिंग को लेके ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं, प्रैक्टिस है, कंसेप्ट तो इसमें कुछ ऐसा कोई अलग सा कुछ होता नहीं है। जिनकी प्रैक्टिस ज़्यादा, जिनकी कंसेप्ट क्लियर है रीजनिंग को लेके, वो अच्छे स्कोर करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। रीजनिंग, इंग्लिश, उसके बाद कॉन्ट हो गया, फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस ऐसा नहीं कि सबकी खराब जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे अगर कोई यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाला हो, ठीक है, वो आरबीआई की भी अगर एग्जाम में बैठा तो वो बंदा जीए में मार्क्स ज़्यादा खदेड़ सकता है, मतलब उसके पास वो एक पर्टिकुलर एज होता है कंपेयर टू बाकी के।
क्योंकि उनके हाँ फाइनेंस वाले टॉपिक में शायद हो सकता है कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फील करे, लेकिन जीए वाले सेक्शन में कई स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो अगर आप हायरार्की की बात की जाए स्कोरिंग की, कौन सा सेक्शन बेटर स्कोरिंग करा के देता स्टूडेंट को, सबसे पहले इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद कॉन्ट और उसके बाद जीए। अगर किसी का जीए बेटर रहा तो इंग्लिश हो सकता है, उसके बाद रीजनिंग हो सकता है, उसके बाद जीए हो सकता है, उसके बाद कॉन्ट हो सकता है। तो ये दो पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी है। देखो, मैं जानता हूँ कि आप कितना भी पढ़ लो, एट द एंड एग्ज़ाम में आप कैसा परफॉर्म करोगे वो तो वहीं पे जाके आपको पता चलेगा। यहाँ से प्रेडिक्ट करके बैठना है, एक्सपेक्टेशन लगा के बैठना है कि नहीं ये इस एग्ज़ाम में तो मैं मेरा सब सही हो जाएगा या कुछ गलत होने की पॉसिबिलिटी नहीं, ऐसी ऐसे ऐसा माइंडसेट रखना भी मत, ठीक है। ओवर एक्सपेक्टेशन रख के अपने आप को तकलीफ भी देने वाले काम मत करना। तुम्हारा काम था प्रिपरेशन करना, जो तुम कर चुके। अब इस प्रिपरेशन को लेके तुम कैसे चीज़ों को आगे डिप्लॉय करोगे कल या सॉरी परसों, तुम्हें पता ही चल जाएगा। अपना काम है जाके वह परफॉर्म करना, बेच देना। सबसे पहले तो सेंटर पे पहुंचो, सबसे पहले तो डेस्क पे जाके बैठो, क्योंकि ये एग्जाम सेंटर बाहर सिटी के बाहर देना मेरे दिमाग के बाहर है। क्यों किया, किस वजह से किया, जो भी हो, नॉर्मलाइजेशन का बहाना हो, जो भी हो, आई डोंट एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एग्जाम ऑलरेडी टफ है। अगर मेंस में भी अगर आपको बाहर के सेंटर मिलते हैं, ठीक है, वो पता नहीं वो कैसे क्या होगा, बट वो तब का तब देखा जाएगा। सबसे पहले शांत दिमाग से सारे चीज़ों को अपने साथ प्रॉपरली लेके सेंटर पहुंचो, वहाँ पे सारी प्रोसीजर कंप्लीट करके डेस्क पे बैठो, कीबोर्ड काम कर रहा है, माउस काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें चेक करो। वो भी वहाँ वैसे सिचुएशन में कभी कभी वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं। और वो होने के बाद फिर दूसरी लड़ाई एग्ज़ाम को फेस करने की। अ, मुझे जो चीज़ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना, मैं वो कर चुका हूँ कि ऐसे पर्टिकुलर अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। आपका तरीका शायद अलग हो सकता है, इस कम आई मीन आप आपको जो कंफर्टेबल लगे वही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसे फॉलो करो। बस एक चीज़ याद रखना कि मेहनत हो चुकी है, अब एफर्ट लगाने का काम है, मतलब सिर्फ डिप्लॉय करने का काम है। एग्ज़ाम में जो चीज़ आती है एक्यूरेसी के साथ डिप्लॉय करो, ज़्यादा बर्डन लेना नहीं। एक ही एग्ज़ाम नहीं है जीवन में कि इसके बाद कुछ होगा नहीं, या इसके अलावा इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता लाइफ में। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे और भी ऐसे रास्ते हैं। एक चीज़ को ज़्यादा अगर हेवी बर्डन लेके रखोगे अपने ऊपर कि नहीं अगर मेरा ये नहीं हुआ तो सब खत्म हो जाएगा, ये वाला माइंडसेट रखना ही मत, ठीक है। इसीलिए शांत रहो और एग्ज़ाम को शांत दिमाग से टैकल करने की कोशिश करो, ठीक है, सब सही होगा। अ, अगर मिलना होगा एग्ज़ाम, अगर लिखी होगी एग्ज़ाम तुम्हारे लाइफ में, ये क्रैक करना हो जाएगा सब सही, वरना जैसी भगवान की इच्छा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। वैसे मैं वीडियो डालने वाला था, बट आज कुछ रीज़न के कारण वो वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया। बड़ा एक वीडियो था जो मैं पर्टिकुलर टॉपिक्स जुलाई अगस्त और सितंबर की कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जो मुझे लगा था कि शायद इम्पोर्टेंट है वो मैं शेयर करूं, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली किसी इशू के कारण नहीं कर पाया। लेकिन अब कल का दिन है और कल का दिन मुझे नहीं लगता कि वीडियो डालना सही रहेगा, तो ठीक है। बट जो भी था मेरी तरफ से, जो मुझे चीज़ें कहनी थी वो मैं कह चुका हूँ। आई होप कि आपको इससे कुछ बेनिफिट हो, नहीं होता है अगर आपका टाइम वेस्ट हो, आई एम रियली सॉरी। बाकी टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।